जय हिंद साथियों, घटना चक्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विपुल कुमार सिंह एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि घटना चक्र परिवार की तरफ से विज्ञान के टॉपिक वाइज प्रश्नों की श्रृंखला पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसी के तहत आज हम एक विषय लेकर आए हैं जिसका नाम है घर्षण। ठीक है, तो हम लोग घर्षण के विषय में आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि घर्षण क्या है। ठीक है, पहले तो हम लोग यही जानने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें कि घर्षण होता क्या है। ठीक है, तो घर्षण हम कहते हैं संपर्क में रखे दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल। ठीक है, घर्षण एक प्रकार का बल है, ठीक, जो संपर्क में रखे दो वस्तुओं के मध्य कार्य करता है। ठीक है, तो संपर्क में रखे दो वस्तुओं के मध्य कार्य करने वाले बल को हम क्या कहते हैं? ऐसे बल को हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि मान लें कि यहाँ पर अगर हम ये देखें कि ये हमारी दोनों हथेली है। ठीक है, तो जब हम अपने दोनों हथेली को इस तरह से आपस में चिपका ले रहे हैं तो चिपकाने के बाद क्या होगा? एक वस्तु ये हथेली हुई, दूसरा वस्तु ये हथेली हुआ, तो दोनों को जब हम संपर्क में रख रहे हैं तो इस संपर्क में आने के बाद इन दोनों के मध्य एक बल कार्य कर रहा है और उसी बल को हम क्या कहते हैं? उसी बल को हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा कि घर्षण बल हमेशा संपर्क में रखे दो वस्तुओं के मध्य ही कार्य करता है। ठीक, संपर्क में रखे दो वस्तुओं के मध्य कार्य करता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो घर्षण की बल की दिशा होती है, बल की दिशा, तो इनके बल की जो दिशा होती है वो क्या होता है? वस्तु के गति के विपरीत दिशा में होती है। ठीक, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, विपरीत दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, तो संपर्क में रखे दो वस्तुओं के मध्य कार्य करने वाला एक ऐसा बल जो वस्तु के गति का विरोध करती है, उसी बल को हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि हमेशा गति का विरोध करती है। ठीक, जैसे अगर मान लीजिए कि ये दो वस्तु है, संपर्क में है, तो यहाँ पर दोनों वस्तुओं के मध्य एक ऐसा बल लग रहा है जो न तो इसको पीछे की तरफ जाने दे रहा है और ना ही पेन को आगे तरफ बढ़ने दे रहा है। ठीक, उसी बल को हम घर्षण बल कहते हैं। अर्थात इसकी दिशा क्या होगी? तो अगर इस पेन को हम आगे की तरफ करना चाहें तो घर्षण बल पीछे की तरफ कार्य करता है और इसी बल के कारण सड़कों पर हमारा चलना आसान होता है। ठीक है, तो सड़कों पर चलने के लिए उत्तरदायी बल ये कौन सा होता है? तो ये घर्षण बल ही होता है। ठीक, घर्षण बल होता है। ठीक, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सड़कों पर चलने के लिए अथवा जब कोई व्यक्ति सड़क पर चलता है तो सड़क पर चलते समय उसके पैर और सड़क के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसके पैर और सड़क के मध्य लगने वाले बल को घर्षण बल कहा जाता है और यही वह बल है जो व्यक्ति को आसानी से सड़क पर चलने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, आइए अगले सब टॉपिक पर हम लोग बढ़ते हैं कि घर्षण बल कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो घर्षण बल ध्यान रखिएगा ये कुल 3 प्रकार का होता है। ठीक, पहला है स्थैतिक घर्षण, दूसरा है सर्पी घर्षण और तीसरा है लोटनिक घर्षण। ठीक है, तो तीनों का नाम याद रखना है आपको कि कितने प्रकार के होते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं तो ध्यान रखिएगा कि घर्षण बल कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहले घर्षण को हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण, दूसरे को हम कहते हैं सर्पी घर्षण और तीसरे को हम कहते हैं लोटनिक घर्षण। ठीक है, तो यहाँ पर अब प्रश्न पूछा जाएगा कि तीनों घर्षण में सबसे ज्यादा मान किसका होता है? तो स्थैतिक घर्षण का मान सर्वाधिक होता है और लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। ठीक है, लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होगा और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे ज्यादा होता है, जबकि सर्पी घर्षण का मान
स्थैतिक से कम, स्थैतिक से कम और लोटनिक से अधिक होता है, लोटनिक से अधिक होता है। ठीक, तो ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि किस घर्षण बल का मान स्थैतिक से कम और लोटनिक से ज़्यादा होता है। तो सर्पी घर्षण बल का मान स्थैतिक से कम होता है और लोटनिक से अधिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि ये कहाँ कहाँ कार्य करते हैं। ठीक है, तो लोटनिक घर्षण हमेशा ध्यान रखिएगा, लोटनिक घर्षण बल का मान कम है, अर्थात यह वह घर्षण है जो लुढ़कने वाले वस्तु के मध्य, लुढ़कने वाले वस्तु और सतह के मध्य कार्य करता है। ठीक, कार्य करता है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए हम किसी सिलेंडर को फर्श पे लिटा देते हैं और लिटाने के बाद उसको लुढ़काते हुए पैर से ले जा रहे हैं, तो वहाँ पर कौन सा घर्षण लग रहा है? वहाँ लोटनिक घर्षण लग रहा है। इसीलिए जब हम किसी वस्तु को लुढ़काते हुए लेकर जाते हैं तो वहाँ हमको कम बल लगाना पड़ता है और आसानी से वस्तु को हम लुढ़काते हुए गंतव्य स्थान तक पहुँचा देते हैं। ठीक है, अब सर्पी घर्षण कहाँ कार्य करता है? तो सर्पी घर्षण वह घर्षण होता है जो सरकने वाले वस्तु और सतह के मध्य कार्य करता है। ठीक, सरकने वाले वस्तु और सतह के मध्य लगने वाले घर्षण बल को हम सर्पी घर्षण कहते हैं। ठीक है, इसीलिए देखिए हम लोटनिक में वस्तु को लुढ़काते हुए ले जाते हैं तो कम बल लगाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन उसकी अपेक्षा जब किसी वस्तु को हम सरका कर ले जाते हैं तो ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोटनिक घर्षण से ज़्यादा इसका मान होता है, अर्थात सर्पी घर्षण का मान लोटनिक से अधिक होता है। इसीलिए किसी वस्तु को लुढ़काने की अपेक्षा सरकाना कठिन होता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर स्थैतिक घर्षण का मान क्या है? तो स्थैतिक घर्षण वह घर्षण है जो किसी वस्तु के सतह पर खिसकने का विरोध करती है, ठीक है, करती है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर एक मेज रख लेते हैं, ठीक, अब उस मेज को हम खिसकाने का प्रयास कर रहे हैं अपने स्थान से, तो मेज और सतह के मध्य जो घर्षण उस समय कार्य करेगा उसी को हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जब किसी वस्तु को खिसकाने का प्रयास करते हैं तो बल अधिक लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उस वस्तु और उस सतह के मध्य स्थैतिक घर्षण कार्य करता है जिसका मान सर्वाधिक होता है। ऐसी स्थिति में वस्तु को खिसकाना कठिन होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक, प्रश्न कैसे पूछा जाता है? यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किसी भी वस्तु को खिसका कर ले जाने की अपेक्षा अथवा सरका कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़का कर ले जाना आसान होता है। क्यों? तो वहां पर उत्तर क्या बताएंगे? क्योंकि वहां पर वस्तु और सतह के मध्य लोटनिक घर्षण कार्य करता है जिसका मान सबसे कम होता है। ठीक है, तो तीनों के विषय में आप लोग ध्यान दिए। अब प्रश्न ध्यान रखिएगा कि किसका मान सर्वाधिक है और किसका सबसे कम है, ये पूछा जाएगा। तो स्थैतिक घर्षण का मान सर्वाधिक है और लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। ये प्रश्न याद रखिएगा। ठीक है, यह प्रश्न कॉन्सेप्ट लेवल पर पूछा जाए कि सरका कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़का कर ले जाना क्यों आसान है? क्योंकि वहां पर लोटनिक घर्षण कार्य करता है। या यही प्रश्न दूसरे रूप में पूछ ले कि किसी वस्तु को लुढ़का कर ले जाने की अपेक्षा सरका कर ले जाने में कठिनाई होती है, तो वहां पर हो जाएगा क्योंकि सरका कर ले जाने में सर्पी घर्षण कार्य करता है जिसका मान लोटनिक घर्षण से अधिक होता है। ठीक है, तो इतने टाइप के प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है। अगला हम लोग देखते हैं घर्षण बल की निर्भरता। ठीक है, घर्षण बल की निर्भरता। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि जो घर्षण बल होता है वो केवल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, वह केवल सतह के प्रकृति अर्थात उसके नेचर पर निर्भर करता है, लेकिन सतह के क्षेत्रफल का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, दोनों याद रखिएगा। ठीक, अर्थात सतह के क्षेत्रफल का प्रभाव नहीं पड़ रहा है,
प्रभाव किस पर पड़ता है घर्षण बल पर? तो केवल सतह की प्रकृति पर। ठीक है, तो प्रकृति के आधार पर हम देखते हैं कि सतहें दो प्रकार की हो जाती हैं। एक होता है खुरदरी सतह, खुरदरी सतह अर्थात रफ सरफेस, और दूसरा होता है चिकनी सतह, चिकनी सतह अर्थात स्मूथ सरफेस। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जो खुरदरी सतह होगा, खुरदरी सतह में घर्षण बल अधिक कार्य करता है, घर्षण बल अधिक कार्य करता है, अधिक कार्य करता है, कार्य करता है, और चिकने सतह में घर्षण बल कम कार्य करता है, कम कार्य करता है। ठीक है, तो दोनों को याद रखना है। अब प्रश्न अगर आपसे केवल यही पूछ ले कि घर्षण बल किस पर निर्भर करता है, तो घर्षण बल केवल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि क्षेत्रफल के बढ़ने या घटने पर घर्षण बल अप्रभावित रहता है, अप्रभावित रहता है। ठीक है, अब यहाँ से समझने का प्रयास करें कि मान लीजिए कि कोई चिकना सतह है। ठीक, अब चिकना सतह है तो चिकना सतह होने का मतलब है कि यहाँ पर घर्षण बल कम लगेगा। अब इस चिकने सतह को हम दो भागों में बांट दें, एक बड़ा चिकना सतह, बड़ा चिकना सतह, और एक छोटा चिकना सतह, छोटा चिकना सतह। ठीक, अब इन दो सतहों में अगर हम देखें कि किसमें ज़्यादा घर्षण लगेगा, किसमें कम, तो बड़े सतह में और छोटे सतह में यहाँ पर दोनों में क्या होगा? समान घर्षण बल कार्य कर देगा, समान घर्षण बल कार्य करेगा। ठीक, घर्षण बल कार्य करता है। ठीक, कार्य करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर प्रकृति समान है, प्रकृति समान होने के बाद बड़ा और छोटा ये निर्भर नहीं करता। यहाँ पर अगर हम चिकने सतह की बात करें तो प्रत्येक चिकने सतह में घर्षण बल कम कार्य करता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इस प्रकार से लें कि एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा ले, एक छोटा बर्फ का टुकड़ा, ठीक है, अर्थात दो बर्फ के टुकड़े को लिए, एक बड़ा है और एक छोटा है, दोनों की प्रकृति समान अर्थात चिकना है। तो ऐसी स्थिति में बड़े बर्फ के टुकड़े में भी उतना ही घर्षण बल कार्य करेगा जितना कि छोटे बर्फ के टुकड़े में कार्य करता है। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि सतह के क्षेत्रफल के बढ़ने अथवा घटने से घर्षण बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये केवल प्रभावित होता है तो सतह के प्रकृति पर। ठीक है, तो अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि खुरदरी सतह में और चिकनी सतह में घर्षण बल कहाँ ज्यादा कार्य करता है? तो खुरदरी सतह में घर्षण बल अधिक कार्य करता है और चिकने सतह में घर्षण बल कम कार्य करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि खुरदरी सतह का उदाहरण क्या क्या होगा। तो खुरदरी सतह का उदाहरण हम लोग देखते हैं, इसका उदाहरण पहले देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा? पहला हो जाएगा खुरदरी सड़कें, दूसरा गोटी युक्त टायर, गोटी युक्त जूता या चप्पल। ठीक है, तो जितनी खुरदरी सतहें होंगी ये सब गोटीदार या खांचेदार होती हैं जहां पर घर्षण बल ज्यादा कार्य करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि चिकनी सतह का उदाहरण क्या है। तो चिकनी सतह के उदाहरण में अगर हम लोग देखें चिकनी सतह का उदाहरण, तो पहला है केले का छिलका, दूसरा है तेल गिरा हुआ सतह, तीसरा है पानी गिरा हुआ सतह, चौथा है बर्फ का टुकड़ा, पांचवा है घिसा हुआ टायर,
घिसा हुआ टायर, छठवां है घिसा हुआ या पुराना जूता चप्पल। ठीक है, तो ये सब चिकने सतह के उदाहरण में आते हैं जहां पर घर्षण बल का मान कम हो जाता है, जबकि गोटीदार टायर, गोटीदार चप्पल जूता और खुरदरी सड़कें यहाँ पर अधिक घर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, अब प्रश्न देखिए इसमें से कैसे पूछा जाता है। प्रश्न की प्रकृति क्या होती है पूछने की। प्रश्न पूछा जाता है कि केले के छिलके पर चलने से पैर स्लिप कर जाता है, फिसल जाता है, क्यों? तो केले के छिलके पर पैर फिसलने का कारण क्या है? तो केले का छिलका चिकने सतह का उदाहरण है। ठीक है, केले का छिलका क्या है? ये चिकने सतह का उदाहरण है, और चिकना सतह होने का मतलब है कि वहां घर्षण बल कम कार्य करता है। तो घर्षण बल अगर कम कार्य करेगा तो हमको चलने में कठिनाई होगी और हमारा पैर स्लिप कर जाता है, फिसल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि खुरदरी सतह सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ की सतह पर चलना कठिन होता है। ठीक, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर भी ये बताएंगे कि चूंकि जो बर्फीला सड़क होगा वो क्या होगा? वो चिकने सतह का उदाहरण होगा। अब अगर सतह चिकना है तो इसका तात्पर्य है कि वहाँ पर घर्षण बल कम कार्य करेगा, और घर्षण बल काम करने का तात्पर्य है कि हमको चलने में कठिनाई होती है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि तेल गिरे हुए किसी सड़क पर कोई व्यक्ति चलता है तो चलने में कठिनाई होती है, अथवा वो बार बार फिसल के गिर जाता है, क्यों? तो तेल गिरा हुआ सतह, इसका मतलब चिकना सतह। चिकना सतह होने का तात्पर्य हुआ कि घर्षण बल घट गया। अब घर्षण बल घटेगा तो व्यक्ति आराम से, कठिनाई से, मतलब आसानी से नहीं चल सकता, अर्थात उसे चलने में कठिनाई होगी, क्योंकि बार बार उसका पैर स्लिप कर जाएगा। क्यों ऐसा होता है? तो हमने बताया था कि संपर्क में रखे दो वस्तुओं के मध्य कार्य करने वाला बल ही घर्षण बल है। तो वहां पर उसके पैर और उस सड़क के बीच जो संपर्क बल अर्थात घर्षण बल कार्य कर रहा है उसका मान घट गया है। तो उसका मान घटेगा तो उसके गति का विरोध नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने बताया था आपको कि घर्षण बल क्या होता है। तो घर्षण बल वस्तुओं के गति का विरोध करती है। ठीक, तो वहां पर अगर घर्षण बल ही कम है तो वहां पर गति का विरोध नहीं होगा, अर्थात ऐसी स्थिति में व्यक्ति को आगे की तरफ धक्का दे दिया जाता है और व्यक्ति स्लिप कर जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि पानी गिरे हुए सतह पर कोई व्यक्ति आसानी से नहीं चल सकता, अथवा उसे चलने में कठिनाई होती है, या पानी गिरे हुए सतह पर व्यक्ति के पैर फिसल जाते हैं, क्यों? तो पानी गिरा हुआ सतह है, इसका मतलब चिकना सतह। चिकना सतह का मतलब घर्षण बल कम। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों के जवाब एक ही होंगे कि ये सारे चिकने सतह के उदाहरण हैं, और ऐसी स्थिति में उसमें चलने में कठिनाई होती है, क्योंकि घर्षण बल का मान घट जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि जब गाड़ी के टायर घिस जाते हैं तो गाड़ी चलाने में कठिनाई होती है, या गाड़ी बार बार सड़क पर स्लिप कर जाती है, क्यों? तो यहाँ पर गाड़ी का टायर घिसा हुआ है। घिसने का मतलब है कि उसकी गोटियाँ क्या हो गई हैं, जो उसमें गोटियाँ लगी होती हैं, खांचेदार बने होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उनके खांचे या गोटियाँ समाप्त हो जाती हैं, अर्थात वो चिकना बन जाता है। तो चिकना होने का मतलब चिकने सतह का उदाहरण हो जाएगा। ठीक, तो ऐसी स्थिति में पुराने टायर लगे हुए गाड़ी से चलना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार से पूछा जाता है कि पुराने जूते और चप्पल के पहनने पर व्यक्ति बार बार फिसल जाता है, क्यों? तो जूता चप्पल अगर पुराना है, इसका मतलब उसमें जो गोटियां लगी हुई थी वो घिस चुकी हैं। ठीक, अर्थात उसका जो सतह है वो क्या हो गया है, उसकी सतह अब चिकनी सतह में बदल गया है, और चिकनी सतह पे घर्षण बल कम कार्य करता है। इसी स्थिति में पुराने जूते चप्पल को पहनने पर चलने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो इतने टाइप के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक, अर्थात घर्षण बल की निर्भरता से इतने टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दिया गया है पदार्थों में घर्षण का मान। ठीक है, तो यहाँ पर पदार्थों में घर्षण का मान पूछ रहा है। तो पदार्थों में घर्षण का मान हम लोग देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो पदार्थ हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, और तीसरा है गैस। ठीक है, ये 3 प्रकार के पदार्थ हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पर अगर हम ठोस में देखें तो ठोस में घर्षण का मान सर्वाधिक होता है। घर्षण का मान सर्वाधिक होता है, और गैस में घर्षण का मान
घर्षण का मान सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, जबकि द्रव क्या है, द्रव में घर्षण का मान ठोस से कम और गैसों से अधिक होती है, गैसों से अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किस माध्यम में सबसे ज़्यादा घर्षण कार्य करता है, तो ठोस माध्यम में घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। और प्रश्न अगर पूछा जाए कि किस माध्यम में घर्षण बल का मान सबसे कम होगा, तो गैस में घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। ठीक है, और प्रश्न पूछा ये भी जाता है कि द्रव में घर्षण बल का मान कितना होता है, तो द्रव में घर्षण बल का मान ठोस से कम और द्रव से गैस से अधिक होता है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा माध्यम है जिसमें घर्षण बल का मान ठोस से कम और गैसों से अधिक होती है, तो उसका उत्तर द्रव लगाएंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ ये भी प्रश्न ये ध्यान रखना है कि किस माध्यम में घर्षण ज़्यादा है और किस माध्यम में घर्षण कम है। ठीक है, तो ये तो हुआ माध्यम के विषय में। ठीक, अर्थात अगर हम बात करें घर्षण बल की निर्भरता के विषय में या घर्षण बल के मान के विषय में, ठीक, तो यहाँ से हम लोगों को दो चीज़ें सामने आ रही हैं। पहला क्या है, खुरदरी सतह और ठोस, ठीक, में सर्वाधिक। ठीक, खुरदरी सतह में भी सर्वाधिक होता है और ठोस माध्यम में भी सर्वाधिक होता है। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें कि चिकनी सतह और गैस में न्यूनतम, ठीक, कह सकते हैं हम लोग कि चिकनी सतह में भी न्यूनतम होता है और गैसीय माध्यम में भी न्यूनतम होता है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। अगर सतह के विषय में प्रश्न पूछा जाए कि किस सतह में घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है, तो आप लोग खुरदरी सतह लगाइएगा, और किस माध्यम में घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है, तो ठोस माध्यम लगाइएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस सतह में घर्षण बल का मान कम है, तो चिकनी सतह में घर्षण बल का मान कम होता है, और किस माध्यम में घर्षण बल का मान कम होता है, तो गैसीय माध्यम में घर्षण बल का मान कम होता है। ठीक है, तो इतने प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे आपसे पदार्थों में घर्षण के मान से। ठीक है, और यही प्रश्न अगर घर्षण के मान से प्रकार के विषय में पूछ ले, अर्थात घर्षण के प्रकार में अगर ये प्रश्न पूछ ले, न तो चिकने सतह खुरदरी सतह की बात करे, ना ही ठोस और गैस माध्यम की बात करे, बल्कि प्रकार की बात कर ले, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर प्रकार में अगर देखा जाए तो स्थैतिक हो जाएगा, स्थैतिक घर्षण यहाँ सर्वाधिक होता है। ठीक, इसी प्रकार से लोटनिक घर्षण यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाता है, सबसे कम। ठीक है, तो लोटनिक घर्षण में इसका मान सबसे कम होता है और स्थैतिक घर्षण में इसका मान सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो प्रकार के विषय में प्रश्न पूछा जाए कि किस प्रकार के घर्षण में सर्वाधिक मान होता है, तो स्थैतिक घर्षण, और किस प्रकार में सबसे कम होगा, तो लोटनिक घर्षण, किस सतह में सबसे अधिक होगा, तो खुरदरी, और किस माध्यम में सबसे अधिक होगा, तो ठोस। ठीक, इसी प्रकार से किस सतह में सबसे कम होगा, तो चिकनी, और किस पदार्थ या माध्यम में सबसे कम होगा, तो गैसीय माध्यम में। ठीक है, इतने प्रकार से प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलते हैं, अब अगला टॉपिक है इसका घर्षण का प्रभाव। ठीक है, तो घर्षण का जो प्रभाव होता है, इस प्रभाव को हम लोग लाभ और हानि के स्थिति में देखते हैं। ठीक, घर्षण से लाभ और घर्षण से हानि। ठीक, अर्थात इसका जो प्रभाव होता है, ये लाभदायक प्रभाव भी पड़ता है और हानिकारक भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो पहले हम लोग लाभदायक प्रभाव देख लिया जाए। लाभदायक प्रभाव में सबसे महत्वपूर्ण है सड़कों पर आसानी से चलना, सड़कों पर आसानी से चलना। ठीक है,
तो सड़कों पर आसानी से चलने के लिए घर्षण बल का होना अनिवार्य और आवश्यक होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, सड़कों पर गाड़ी के किसी मोड़ पर किसी वृत्ताकार मोड़ पर आवश्यक अभिकेंद्री बल घर्षण से प्राप्त होता है, घर्षण से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि पहला लाभ तो इसका है कि सड़कों पर आसानी से चला जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम चलते हैं, कितना भी गति करते हैं, मान लीजिए तेज से चल रहे हैं या धीरे चल रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में हमारे पैर और सड़क के मध्य घर्षण बल कार्य करता है जो हमारे गति का विरोध कर रहा है। ठीक है, तो गति का विरोध करने का मतलब क्या है? गति का विरोध का तात्पर्य नहीं मुझे चलने नहीं दे रहा है, गति के विरोध का तात्पर्य ये होता है कि हमको स्लिप करने से बचाता है। ठीक है, इसीलिए हम सड़कों पर आसानी से चल लेते हैं। ठीक, तो वहां पर हमको फिसलने से बचाता है। गति के विरोध का मतलब हमको फिसलने नहीं देता और हम सड़कों पर इसी बल के कारण आसानी से चल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दूसरे में दिया गया है कि सड़कों पर गाड़ी के किसी वृत्ताकार मोड़ पर आवश्यक अभिकेंद्री बल घर्षण से प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य क्या है? हम ये जानते हैं कि किसी भी वृत्ताकार मार्ग पर चलने के लिए अभिकेंद्री बल अनिवार्य होता है, अभिकेंद्री बल अनिवार्य होता है। ठीक, अब ये अभिकेंद्री बल हर जगह अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, अर्थात जब हम ये मुड़ते हैं तो अभिकेंद्री बल क्या होता है? एक ऐसा बल जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। ठीक, अर्थात ये अंदर की ओर कार्य करता है। अब यहाँ से जब कोई व्यक्ति इस तरह से चल रहा है तो इस तरह से चलते चलते अगर कोई एक ऐसा बल न लगे जो इसको केंद्र की तरफ ढकेल के रखे तो क्या होगा? यहाँ से तो यहाँ तक चलेगा, लेकिन जैसे ही ये मोड़ आएगा व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन हम देखते क्या हैं? हम ये देखते हैं कि व्यक्ति आसानी से मुड़ जाता है और हर मोड़ पर इस तरह से मुड़ते हुए वृत्ताकार मार्ग पर ही लगातार चक्कर लगाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि उस वस्तु को आवश्यक अभिकेंद्री बल कहाँ से मिल रहा है? तो उस वस्तु को आवश्यक अभिकेंद्री बल घर्षण से मिलता है। अर्थात अगर वो गाड़ी से जा रहा है तो गाड़ी के टायर और सड़क के मध्य लगने वाला घर्षण बल ये आवश्यक अभिकेंद्री बल में बदल जाता है। ठीक है, तो यही घर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्री बल में बदल जाता है और इस प्रकार से वस्तु आसानी से वृत्ताकार मार्ग पर मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये दो इसके लाभ के रूप में हम लोगों ने देखा कि घर्षण का महत्वपूर्ण लाभ क्या है। तो घर्षण का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है सड़कों पर आसानी से चलने के लिए उत्तरदायी होता है और गाड़ी को वृत्ताकार मार्ग पर मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि किसी भी मोड़ पर गाड़ी को मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल कहाँ से प्राप्त होता है? तो मोड़ पर गाड़ी को मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल सड़क और टायर के मध्य लगने वाले घर्षण से प्राप्त होता है और इसी घर्षण के कारण जब वो अभिकेंद्री बल में बदल जाता है तो वस्तु आसानी से वृत्ताकार मार्ग पर मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये तो इसके लाभ हुए। अब हम इसके हानियों पर अगर चर्चा करें तो जितना लाभ हुआ उससे कहीं अधिक हानियों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न आपके हानि से मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसके हानि के विषय में चर्चा किया जाए कि इसकी हानियां क्या क्या हैं। ठीक, तो इसकी हानि पे हम लोग अब चर्चा करेंगे। देखिए, पहला हानि अगर हम देखें, घर्षण के कारण कल पुर्जे घिस जाते हैं। ठीक है, तो जो मशीनों के कल पुर्जे होते हैं हम ये देखते हैं कि वो काम करते करते धीरे धीरे घिस जाते हैं, पुराने हो जाते हैं और टूट जाते हैं।
ठीक। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हानि है इसका, ठीक। अर्थात ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसी भी मशीन के कलपुर्जे कार्य करते करते टूट क्यों जाते हैं या घिस क्यों जाते हैं, तो उनके घिसने और टूटने का कारण क्या है, क्योंकि उनके मध्य जो घर्षण बल लग रहा है, इस घर्षण बल से ऊष्मा निकलती है, ठीक। इस घर्षण बल के ऊष्मा निकलती है और इसी ऊष्मा के कारण कलपुर्जे घिस जाते हैं और टूट जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा इसका देखा जाए कि घर्षण के कारण ही मशीन या पंप, ठीक, हवा भरने वाला, ठीक, मशीन, पंप आदि गर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो हम ये भी देखते हैं कि काम करते करते मशीनें गर्म हो जाती हैं या टायरों में हवा भरने वाले पंप का बार बार प्रयोग करने से कुछ देर के बाद वो गर्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी घर्षण के कारण ही होता है। अर्थात उस पंप के वार्सल और उसकी सतह के मध्य बार बार जो घर्षण हो रहा है, उसी घर्षण के कारण निकलने वाली ऊष्मा से ये गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये गर्म होना भी, मशीनों का गर्म होना और कलपुर्जों के घिसकर टूट जाना, ये घर्षण की हानि है। तीसरा क्या है, तीसरा गाड़ी के टायरों या जूते चप्पल का घिसना, ठीक। तो गाड़ी के टायर और जूते चप्पल भी हमारे घिस जाते हैं, क्यों, यहाँ भी वही घर्षण बल ही जिम्मेदार होता है। अर्थात टायर, जूते और चप्पल के साथ जब सड़क का घर्षण होता है तो घर्षण के कारण जो ऊष्मा निकलती है उसी के कारण टायर, जूते, चप्पल आदि घिस जाते हैं, ठीक। तो ये घर्षण से होने वाली हानि है जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से चौथा है हैंड पंप के वार्सल कुछ समय बाद टूट जाते हैं, ठीक है। तो जो हैंडपंप होता है उसके वार्सल को भी हम देखते हैं कि कुछ समय बाद टूट जाता है। ये भी घर्षण के कारण होता है, क्योंकि जब हम हैंडपंप को बार बार प्रयोग करते हैं तो हैंडपंप के वार्सल और उसकी सतह के मध्य घर्षण होता है, उसी घर्षण के कारण जो ऊष्मा निकलती है उससे ये टूट जाता है, ठीक है। तो ये घर्षण से होने वाले हानि और लाभ के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया, अर्थात घर्षण का प्रभाव क्या होता है इस पर हम लोग चर्चा किए, ठीक है। आइए इसके अगले सब टॉपिक की ओर हम लोग पढ़ते हैं, घर्षण बढ़ाने व घटाने के उपाय, ठीक है। अर्थात कौन कौन से ऐसे उपाय अपनाए जाएं जिसके कारण घर्षण को बढ़ाया भी जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर और घर्षण को घटाया भी जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए घर्षण के घटाने के उपाय, ठीक। तो घटाने के उपाय अर्थात अगर हम लोग हानि के विषय में देखें तो हानि के विषय में अगर देखेंगे तो हानियों से बचने के लिए यहाँ पर घर्षण को घटाना अनिवार्य होता है, ठीक। अर्थात अगर मान लीजिए कि कोई मशीन कार्य करते करते उसके कलपुर्जे घिस रहे हैं, ठीक, और ये भी हम देखते हैं कि कार्य करते करते उनको कार्य करने में कठिनाई होती है, तो कठिनाई से बचने के लिए जैसे साइकिल है, साइकिल को जब हम चलाते हैं तो कुछ दिन के बाद ये देखते हैं कि साइकिल को चलाने में अधिक बल का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक। ऐसा क्यों होता है, तो जो साइकिल में चैन लगे होते हैं उन चैन का उनके कलपुर्जों के साथ घर्षण होता है, ठीक। अब उस घर्षण के कारण एक तो सड़क और टायर के मध्य घर्षण और उनके आपसी कलपुर्जों के मध्य घर्षण, तो ऐसी स्थिति में घर्षण बल का मान इतना बढ़ जाता है कि साइकिल को चलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर हमको बल कम लगाना पड़े और आसानी से उसका उपयोग कर सके, ऐसी स्थिति में हमको घर्षण को घटाने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। तो हम क्या क्या प्रयोग करते हैं जिसके कारण घर्षण बल कम हो जाता है, तो हम लोग पहला प्रयोग करते हैं स्नेहक का, ठीक। अर्थात लुब्रिकेंट, ठीक। तो लुब्रिकेंट का प्रयोग करके हम घर्षण को आसानी से घटा लेते हैं। इसीलिए बार बार जो होता है मशीनों में मोबिल ऑयल, ग्रीस आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो मशीनों में मोबिल ऑयल अथवा ग्रीस आदि का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके कारण यह स्नेहक का कार्य करता है और ये सतह को चिकना बना देता है,
ठीक। अब चिकना हो जाएगा अगर सतह, तो चिकना होने का मतलब घर्षण बल कम लगेगा और ऐसी स्थिति में मशीनें आसानी से कार्य करती हैं और उनके जो कल पुर्जे घिसने की दर होती है वो भी घट जाती है। ठीक। तो क्योंकि जो कल पुर्जे हैं, कल पुर्जे ये कार्य करते करते घर्षण के कारण ही घिसते हैं। तो जब हम इनकी सतह को बार बार समय समय पर चिकना करते रहें मोबिल ऑयल अथवा ग्रीस आदि का प्रयोग करके, तो यहाँ पर इन कल पुर्जों के मध्य घर्षण कम होगा और घर्षण कम होगा तो मशीन एक तो आसानी से काम भी करेगा और उनके कल पुर्जे भी कम घिसेंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, सतह को चिकना बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जब हम मशीनों में स्नेहक अथवा लुब्रिकेंट या मोबिल ऑयल अथवा ग्रीस का प्रयोग करते हैं तो इससे किस घर्षण का मान मतलब कौन सा घर्षण किस में बदलता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि मशीनों में लुब्रिकेंट या स्नेहक का प्रयोग करने से जो सर्पी घर्षण होता है, सर्पी घर्षण ये लोटनिक घर्षण में बदल जाता है, लोटनिक घर्षण में बदल जाता है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। तो मशीनों में स्नेहक या लुब्रिकेंट अर्थात मोबिल ऑयल और ग्रीस आदि का प्रयोग करने से सर्पी घर्षण लोटनिक घर्षण में बदल जाता है और हमने आपको बताया था कि लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। ऐसी स्थिति में वस्तु को संचालित करना आसान हो जाता है। ठीक है। तो कोई भी मशीन आसानी से कार्य करने लगती है। ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि मशीनों में लुब्रिकेंट या स्नेहक का प्रयोग करने से सर्पी घर्षण किस में बदलता है, लोटनिक घर्षण में बदल जाता है। इसीलिए मशीनों में लुब्रिकेंट का प्रयोग करने से मशीनें आसानी से चलती हैं। ठीक। दूसरा इसका लाभ क्या है स्नेहक का, तो स्नेहक के कारण ये सतह चिकना हो जाता है और कल पुर्जे आसानी से काम करते हैं और उनके घर्षण का दर कम हो जाता है। ठीक है। तो ये तो हुआ घर्षण के घटाने के उपाय। ठीक। इसी प्रकार से दूसरा उपाय हम लोग क्या अपनाते हैं, दूसरे उपाय के रूप में हम लोग मशीनों में बॉल बेयरिंग अर्थात बैरिंग आदि का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा भी घर्षण कम हो जाता है। ठीक। और मशीनें आसानी से कार्य करने लगती हैं। ठीक। तो ये तो घर्षण के घटाने के उपाय हुए। अब घर्षण के बढ़ाने के उपाय अगर हम लोग देखें कि घर्षण को बढ़ाने का क्या उपाय है। ठीक। तो बढ़ाने की क्या आवश्यकता है, तो बढ़ाने की आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है, जब हमको सड़क पर चलना है। ठीक। तो सड़क पर चलने के लिए अगर मान लीजिए कि हम कमरे में टाइल्स लगा हुआ रखें, तो टाइल्स लगा हुए कमरे में चलना क्या होता है, कठिनाई होती है, क्योंकि टाइल्स लगने के बाद सतह चिकना हो जाता है और चिकने सतह पर घर्षण बल का मान घट जाता है, जिससे चलने में कठिनाई होती है। इसीलिए हम सड़कों पर चलते हैं तो वहाँ पर कंक्रीट की सड़कें बनाई जाती हैं। ठीक। सड़कें कंक्रीट की बनाई जाती हैं जिससे वो खुरदरा हो जाए और चलने में आसानी हो जाती है। ठीक। तो यहाँ पर बढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ती है कुछ जगहों पर, और कुछ जगहों पर घटाने की आवश्यकता होती है। अर्थात मशीन आदि के संदर्भ में हमको घर्षण घटाना होता है और सड़क पर चलने आदि के संदर्भ में हमको घर्षण बल को बढ़ाने की भी आवश्यकता होती है। तो घर्षण को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, सतह को खुरदरा बनाते हैं। अर्थात पहला हो जाएगा सड़कों को कंक्रीट का बनाया जाता है। दूसरा टायर को गोटीदार बनाया जाता है, गोटीदार या हम कह सकते हैं खांचेदार बनाया जाता है। ठीक। तीसरा जूते चप्पल आदि को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। ठीक। क्यों, क्योंकि जब जूते चप्पल कार्य करते करते घिस जाते हैं तो अगर हम उनको बदल देंगे तो वो गोटीदार हो जाएंगे अर्थात खांचेदार मिलेंगे और उनकी सतहें खुरदरी होती हैं जिससे घर्षण बल का मान बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये तो हुआ घर्षण को बढ़ाने अथवा घटाने के उपाय जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है। बढ़ाया क्यों जाता है, क्योंकि इससे चलने में आसानी हो जाती है। ठीक। और घटाया क्यों जाता है, क्योंकि इससे मशीनों के कार्य करने की दर बढ़ जाती है और उनके कल पुर्जे आसानी से और ज़्यादा समय तक चलते हैं। ठीक है। तो ये तो हुआ घर्षण को घटाने और बढ़ाने के उपाय। ठीक। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने घर्षण के संदर्भ में पूरे टॉपिक के संदर्भ में जितना भी अवधारणात्मक प्रश्न था और जितने वन लाइनर प्रश्न बन सकते थे सबके विषय में चर्चा किया गया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद साथियों।